हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है और आज हम कैश मैनेजमेंट के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे। आज हम बात करने वाले हैं कैश बजट के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कैश बजट का कंसेप्ट क्या है, कैश बजट का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैश बजट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है हमें कैश बजट प्रिपेयर करने की। उसके बाद हम देखेंगे कि कैश बजटिंग सिस्टम के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जब हम कैश बजट प्रिपेयर करते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। उन स्टेप्स को ही कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ कैश बजटिंग सिस्टम। तो ये जो कैश बजटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स हैं इनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि कैश में बजट का मीनिंग क्या होता है। देखो, कैश बजट क्या है, एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम एस्टिमेटेड कैश फ्लोज को शो करते हैं। कैश फ्लो में कैश इनफ्लो भी हो सकता है और कैश आउटफ्लो भी हो सकता है। ओवर द प्लानिंग होराइजन, इसका क्या मीनिंग होता है। देखो, प्लानिंग होराइजन का मीनिंग है वो टाइम पीरियड जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, यानी आप एक पीरियड सिलेक्ट करते हो जिसके लिए आपको कैश बजट प्रिपेयर करना है। ये ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कितने सालों के लिए या कितने महीने के लिए या कितने दिनों के लिए कैश बजट प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे आप एग्जाम्पल लो, आप अपने घर का बजट बनाते हो तो आप हर महीने का बजट बना सकते हो, तो उसमें आपका प्लानिंग होराइजन क्या है, 1 मंथ का है। ठीक है, आप 1 साल का भी बजट बना सकते हो कि इस साल मुझे ये करना है। आप 5 सालों का भी बजट बना सकते हो। तो ये होता है प्लानिंग होराइजन। प्लानिंग होराइजन का मीनिंग है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, कितने टाइम पीरियड के लिए आप बजट बना रहे हो। ठीक है, तो कैश बजट एक स्टेटमेंट होती है। देखो, जब भी आपको डेफिनेशन लिखनी हो ना तो इन पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से आप देखिए। कैश बजट एक स्टेटमेंट है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे लिख देते हैं कैश में बजट इज एन अकाउंट। अकाउंट नहीं है, वो स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम एस्टिमेटेड कैश फ्लोज को शो करते हैं। एस्टिमेटेड क्यों लिखा है मैंने यहाँ, क्योंकि ये तो फ्यूचर में होंगे ना ये कैश फ्लो, तो अभी एक्चुअल कैश फ्लोज तो नहीं है, ये एस्टिमेटेड है, यानी हमने एस्टिमेट किया है कि इतना इनफ्लो होगा, इतना आउटफ्लो होगा। ठीक है, ओवर द प्लानिंग होराइजन, यानी जिस भी टाइम पीरियड के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं उस पूरे टाइम पीरियड में कितने आउटफ्लोज और इनफ्लोज होना एक्सपेक्टेड है वो हम इसके अंदर नोट करते हैं। ठीक है, अब देखो कैश बजट की इम्पोर्टेंस क्या है, कैश बजट क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर आपने कैश बजट बनाया तो आपको क्या पता लगेगा, वो पीरियड्स जिसके अंदर आपके पास एक्सेस कैश रहने वाला है वो आपको पता लग जाएंगे। इसी तरह से वो पीरियड्स जब आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैश रहने वाली है वो भी आपको पता लग जाएगी। कैसे, जैसे मान लो आप 1 साल का बजट बनाते हो तो इसको हम डिवाइड करते हैं आगे सब पीरियड्स में, यानी कि मान लो मंथ वाइज डिवाइड कर दिया तो इसके 12 सब डिवीज़न हो गए, तो हम 12 महीने का बजट बनाएंगे। मतलब वैसे हम कैश बजट पूरे साल का बना रहे हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए और उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम मंथ वाइज रिजल्ट निकालेंगे, जैसे जैन का, फेब का, मार्च का, अप्रैल का, इस तरह से। तो हम देख सकते हैं कि किस महीने में हमारा कितना इनफ्लो और आउटफ्लो है, तो उस हिसाब से नेट पोजीशन क्या है, किस महीने में हमारा आउटफ्लो ज़्यादा है, किस महीने में हमारा इनफ्लो ज़्यादा है, तो हमें पता लग जाएगा ना कि कौन से ऐसे महीने हैं जब हमारा कैश ज़्यादा है, कौन से ऐसे महीने हैं जब हमें कैश की शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, अब ये पता लगने का बेनिफिट क्या होता है। देखो, ये अगर हमें टाइमली पता लग जाए तो मैनेजर क्या कर सकता है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकता है। किस चीज़ के लिए, जैसे मान लो आपको पता है कि आपके पास एक्सेस कैश रहने वाला है जनवरी में, तो आप क्या करोगे, अभी से सोच के रख लोगे कि भाई जब जनवरी में मेरे पास एक्सेस कैश होगा तो मैं इसको यहाँ इन्वेस्ट करूँगा। देखो, कई बार आपने ये चीज़ फील की होगी कि आपके पास पैसा हो, आपको इमिडिएटली पैसा मिला, आपको समझ नहीं आता कि इसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। ये चीज़ आप भी फेस करते होगे कि हमें जल्दी से नहीं आइडिया लगता कि हमें कहाँ पे पैसा रखना चाहिए, और जब तक हम ये डिसाइड करें कि कहाँ इन्वेस्ट करना है तब तक वो पैसा आपका खाली पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि भाई मुझे ये पैसा मिलने वाला है तो आइडिया रहता है कि हाँ भाई इसको यहाँ इन्वेस्ट करना है। जैसे आपका बोनस आता है, मान लो आप एम्प्लॉई हो अगर, और आपका बोनस आता है तो आपको आइडिया रहता है कि भाई साल में मुझे इस टाइम पे इतना बोनस मिलेगा,
तो उस बोनस का मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पहले से पता है तो आप उसके लिए अल्टरनेटिव ढूंढ के रखोगे, तो उससे क्या होगा, आपका कैश वेस्ट नहीं होगा। इसी तरह से मान लो आपको पता लग जाएगा कि किन महीनों में आपकी शॉर्टेज रहने वाली है कैश की, तो इसका भी बेनिफिट है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि फरवरी मंथ में मेरे पास शॉर्टेज रहने वाली है, यानी मुझे पैसों की कमी रहने वाली है, तो मुझे फरवरी में पैसे चाहिए। आपको पहले से पता है तो आप उस हिसाब से अरेंजमेंट करके रख लोगे उस चीज़ का। लेकिन अगर मान लो आपको पहले से नहीं पता और एकदम से शॉर्टेज आती है, और उस टाइम पे अगर आप कहीं से पैसा अरेंज करते हो तो आपको फिर ज़्यादा, अगर मान लो आप लोन लेते हो तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि कैश बजट की मदद से हमें क्या पता लग रहा है, वो महीने जब हमारे पास कैश की शॉर्टेज रहती है और वो महीने जब हमारे पास कैश सरप्लस में रहता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जब आपको ये पता लग जाता है कि कौन से महीने में आपकी शॉर्टेज और सरप्लस होगी, तो उस अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपको ये एडवांस में पता लग गया है शॉर्टेज और सरप्लस वाली सिचुएशन, तो आपके पास टाइम है और आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो एवेन्यूज ढूंढने के लिए। अगर आपके पास एक्सेस कैश है, यानी उम्मीद है कि आपके पास एक्सेस कैश रहेगा, तो आप इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ढूंढोगे, यानी ऐसी जगह जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जा सके। और अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैश है तो आप सोर्सेज ढूंढोगे कि कौन से सोर्सेज से वो पैसा उठाया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कैश बजट का मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस आपने समझ ली। अब नेक्स्ट हम करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कैश बजटिंग सिस्टम। इसके अंदर देखो क्या है, आप जब कैश बजट प्रिपेयर करते हो तो इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं 3 स्टेप्स को हम एलिमेंट्स ऑफ कैश बजटिंग सिस्टम बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कैश बजटिंग सिस्टम का मतलब है कि जब भी आप कैश बजट प्रिपेयर करते हो तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो ये 3 स्टेप हैं। पहले आप प्लानिंग होराइजन डिसाइड करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि आपके कौन कौन से कैश फ्लोज होते हैं और वो कौन से फैक्टर से अफेक्ट होते हैं, फिर आप देखोगे कैश बजट को प्रिपेयर करोगे लास्ट स्टेज में, ठीक है। तो अब हम इन तीनों एलिमेंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप है, यानी पहला एलिमेंट जो है वो है डिसाइडिंग द प्लानिंग होराइजन। प्लानिंग होराइजन का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिलेक्टिंग द पीरियड ऑफ टाइम जिसके लिए आप कैश बजट प्रिपेयर करने वाले हो, ठीक है। अब प्लानिंग होराइजन का यहाँ मीनिंग लिखा है कि प्लानिंग होराइजन का मतलब है पूरा टाइम देखना और उनके सब पीरियड्स भी देखना, यानी कि आप 1 साल के लिए बजट प्रिपेयर करने वाले हो, फिर आप उस साल को कितने सब पीरियड्स में डिवाइड करोगे, क्या मंथ वाइज बनाओगे, क्या वीक वाइज बनाओगे या डे वाइज बनाओगे, वो डिसाइड करना क्या होता है, प्लानिंग होराइजन को डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो प्लानिंग होराइजन जो है वो फर्म टू फर्म डिफर करेगा, डिपेंड करता है आपकी फर्म कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। और इसमें एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है कि आपकी स्टेबिलिटी कितनी है। अगर आपका बिजनेस बहुत स्टेबल चलता है, आपकी अर्निंग्स भी बहुत स्टेबल रहती है, तो आप लंबे टाइम पीरियड का बजट बना सकते हो। बट अगर आपके यहाँ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर बहुत लंबे टाइम तक के लिए आप अपने कैश फ्लोज को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे जो प्लानिंग होराइजन है वो छोटा लिया जाता है, ठीक है। अब देखो, प्लानिंग होराइजन जब आप लो तो ना तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो आप बहुत लंबा टाइम होराइजन ले लेते हो तो उसमें इनएक्यूरेट एस्टिमेट्स की प्रॉब्लम आती है। मान लो आपने ले लिया जैसे सपोज 100 सालों का, कि 100 सालों का कैश बजट मैं बनाऊंगा। अब 100 सालों का बजट अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो मुझे एक बात बताओ कि आप 100 साल बाद की अपने अर्निंग्स एक्सपेक्ट जो भी है 100 साल बाद का आप कैश फ्लो क्या एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो यानी पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें एस्टिमेट करने में प्रॉब्लम आती है। आप नियर फ्यूचर में एस्टिमेट कर सकते हो कि कल की सिचुएशन क्या रहने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के बाद की सिचुएशन को एस्टिमेट करना आसान नहीं होता। तो अगर हम प्लानिंग होराइजन बहुत लंबा ले लेंगे, एक बहुत बड़ा पीरियड ले लेंगे, तो उसमें इनएक्यूरेट एस्टिमेट की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बहुत छोटा पीरियड ले लें तो उसमें क्या होगा कि इम्पॉर्टेंट इवेंट आपकी मिस हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने लिखने में गलती कर दिया, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि अ टू शॉर्ट पीरियड, इसकी वजह से क्या होता है, इम्पॉर्टेंट इवेंट मिस हो जाती है, ठीक है। जैसे क्या है, मान लो आप 1 महीने का ही बजट बना रहे हो और जस्ट सपोज कि आपने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का बजट बनाना,
बनाना है, ठीक है। अब मान लो 1 अगस्त को आपको बहुत कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाली है, कोई मेजर कैश इनफ्लो या मेजर कैश आउटफ्लो होने वाला है, तो वो तो इस बजट से बाहर हो गया क्योंकि आपने बहुत ही छोटा टाइम पीरियड सिलेक्ट किया था। तो वैसे ये फर्म टू फर्म डिफर करेगा, लेकिन ये चीज़ है कि प्लानिंग होराइजन ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम बेसिकली ऐसे नहीं कह सकते कि हर बिजनेस को साल का ही कैश बजट बनाना चाहिए या 6 महीने का ही बनाना चाहिए या 5 साल का बनाना चाहिए। ये फर्म टू फर्म जो है वो डिफर करेगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया पहला स्टेप, प्लानिंग होराइजन को डिसाइड करने वाला। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, देखो आपको कैश फ्लोज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं, यानी ऐसे कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से कैश फ्लो अफेक्ट होती है। कैश फ्लो में कैश इनफ्लो भी आएगा और कैश आउटफ्लो भी आएगा, ठीक है। तो देखो कैश फ्लोज को आप सबसे पहले इसके लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और फाइनेंशियल कैश फ्लोज। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नाम से क्लियर है, वो कैश फ्लोज जो बिजनेस की ऑपरेशंस की वजह से होते हैं। ऑपरेशंस क्या, जैसे बिजनेस प्रोडक्शन करता है, बिजनेस सेल करता है, उस वजह से जो कैश फ्लोज जनरेट होते हैं, इनफ्लोज और आउटफ्लोज, वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में आएंगे। और फाइनेंशियल कैश फ्लो में कौन से आएंगे, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज से होते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होती हैं, जैसे आपने लोन लिया, आपने शेयर इशू किए, आपने लोन की रीपेमेंट की, ये सारे आपके फाइनेंशियल कैश फ्लोज में आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो के एग्जाम्पल देखो आप। जैसे आपने सेल की, देखो कैश इनफ्लो के एग्जाम्पल देखने हैं और ऑपरेटिंग के देखने हैं। ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, यानी बिजनेस के कामकाज से रिलेटेड है। अब बिजनेस का काम क्या होता है, गुड्स को प्रोड्यूस करना, उसको सेल करना, इससे रिलेटेड होता है। तो इनमें देखो कैश इनफ्लो यानी कैश रिसीट कहाँ से आ सकती है। कैश सेल अगर आप करते हो तो आपको पैसा मिलेगा। इसी तरह से मान लो आपने पहले उधार सेल की थी, वो आपके रिसीवेबल्स बन गए, उनसे अगर आपको पैसा मिलता है तो वो भी कैश इनफ्लो है। इसी तरह से आप फिक्स्ड एसेट को बेचते हो तो वो भी आपको कैश मिलेगा। अब ये देखो फिक्स्ड एसेट को यहाँ हम ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वैसे तो देखो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग जो हम अकाउंट्स में करते हैं ना, वो एक्सपेंसेस वाला क्लासिफिकेशन वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड कैश फ्लोज हैं। तो बिजनेस में अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो मशीन भी लगाओगे, अब उस मशीन को बेचोगे और पैसा मिलेगा तो वो भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में आएगा, ठीक है। इसी तरह से ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लोज के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आपने उधार में किसी से सामान परचेज किया, मान लो जैसे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, वो आपने उधार में परचेज किया, अब आप उसको पे करोगे तो कैश आउटफ्लो है। और बिजनेस की रूटीन की एक्टिविटीज का इसलिए ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो है, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह से रॉ मटेरियल को अगर आप कैश में परचेज करते हो वो भी आपका क्या है, ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो है। इसी तरह से और जो खर्चे हैं जो आप ऑपरेशंस के तौर पे करते हो, जैसे वेजेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है या फिक्स्ड एसेट आप परचेज करते हो, ये सारे आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लो से रिलेटेड होंगे। यानी बेसिकली आपको क्या देखना है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मतलब वो कैश फ्लोज जो कि बिजनेस की ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, ओके। नेक्स्ट देखो फाइनेंशियल कैश फ्लोज के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आपने लोन लिया, कहीं से बोरो किया मनी, ठीक है। सिक्योरिटीज अगर आप सेल करते हो, इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर आपको मिला है, क्योंकि इंटरेस्ट या डिविडेंड कब मिलेगा आपको, जब आपने या तो लोन दिया हो किसी को, ठीक है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने नए शेयर्स इशू किए हैं, अब अगर नए शेयर्स इशू किए हैं तो वो भी कैश इनफ्लोज में आएंगे। कैश इनफ्लो मतलब पैसा आपको मिला, फाइनेंशियल कैश इनफ्लो मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की वजह से मिला। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ यानी बिजनेस के अंदर जो फंड्स आप मैनेज कर रहे हो वो कहाँ से कर रहे हो, वो रेज कहाँ से कर रहे हो, फाइनेंस कहाँ से कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह से फाइनेंशियल कैश आउटफ्लोज के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आपने लोन रिडीम कर दिया तो कैश आउटफ्लो हो गया। शेयर बायबैक कर लिए, ठीक है, यानी आपने पहले शेयर इशू किए थे फिर वो बायबैक कर लिए। उसके बाद इंटरेस्ट या डिविडेंड जो आप पे करते हो। अब इंटरेस्ट या डिविडेंड आप क्यों पे करोगे, क्योंकि आपने पहले शेयर इशू किए होंगे या फिर आपने लोन लिया होगा, तभी आप इंटरेस्ट या डिविडेंड दे रहे हो। अब दे रहे हो तो फिर ये आउटफ्लो है, अगर रिसीव्ड होता तो ये इनफ्लो होता, ओके। तो अब हमने क्या किया, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल कैश फ्लोज को अलग अलग कर लिया। अब हम डिसाइड कर सकते हैं भाई हमारा ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल कैश फ्लोज कितना कितना रहेगा। जैसे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज किन चीज़ों से अफेक्ट होते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैसी है,
ठीक है, आप किसको उधार देते हो, कितना उधार देते हो, क्या आप लिबरल पॉलिसी रखते हो कि हर किसी को उधार में दे देते हो, या बहुत टाइट पॉलिसी रखते हो। क्योंकि देखो जितना आप उधार दोगे उसी हिसाब से आपके फिर पेबल्स बने रिसीवेबल्स बनेंगे। ठीक है, जितना आप उधार दोगे उसी हिसाब से फिर आपके डेटर्स वगैरह क्रिएट होंगे। उसके बाद एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, यानी जो डेटर्स आपसे उधार में सामान लेके गए उनसे आप कितने टाइम पीरियड में पैसा कलेक्ट करते हो। ठीक है, देन एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है, यानी जो आप उधार में सामान खरीदते हो, जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनको आप कितने टाइम में पे करते हो। देन डिस्काउंट है, अलावेंसेस रिसीव्ड है, या डिस्काउंट या अलावेंसेस जो आप देते हो अपने कस्टमर को, एक तो है कि आपको मिलता है, दूसरा आप देते हो, इन दोनों से भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अफेक्ट होते हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल कैश फ्लोज किससे अफेक्ट होते हैं। तो ये फाइनेंशियल नीड्स कितनी है बिजनेस की, उस हिसाब से अफेक्ट होंगे। क्योंकि मान लो अगर बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा लोन वगैरह लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी हिसाब से पास्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की वजह से भी अफेक्ट होते हैं। अब पहले आपने लोन ले रखा था तो ये पास्ट की ट्रांजेक्शन थी आपकी, बट इसका अफेक्ट प्रेजेंट में भी देखने को मिलेगा कि आपने लोन ले रखा था तो इंटरेस्ट आपको अब पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इन वजहों से फाइनेंशियल कैश फ्लोज अफेक्ट होते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप के अंदर, दो तरह के कैश फ्लोज को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। तो हम ये देखते हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कौन कौन से हैं और वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट हो रहे हैं, और फाइनेंशियल कैश फ्लोज कौन कौन से और वो किन चीज़ों से अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप जो है वो है कि कैश बजट को आपको प्रिपेयर करना है। अब देखो कैश बजट को आपको प्रिपेयर करना है तो आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज लिखोगे और एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज लिखोगे हर सब पीरियड का। सब पीरियड मैंने आपको बता दिया, जैसे आप पूरे साल का बजट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आप कुछ सब पीरियड डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि हर वीक का आप अलग निकाल सकते हो, या हर मंथ का निकाल सकते हो, या हर क्वार्टर का निकाल सकते हो, वो डिपेंड करेगा फॉर्म टू फॉर्म। ठीक है, तो हर सब पीरियड का, यानी मान लो हर मंथ ले लेते हैं हम, तो हर मंथ का एक्सपेक्टेड इनफ्लो लिखेंगे और एक्सपेक्टेड आउटफ्लो लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या डेफिशिएंसी वाला मंथ है या सरप्लस वाला मंथ है। अगर आपकी इनफ्लो ज़्यादा हैं, अगर आपके एक्सपेक्टेड इनफ्लो ज़्यादा हैं तो इट मीन्स आप सरप्लस में हो। इन केस आपके एक्सपेक्टेड इनफ्लो कम है तो आप डेफिशिएंसी में हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता लग जाएगी। ओके, तो कैश बजट बेसिकली क्या बता देगा आपको, वो सारे मंथ की लिस्ट दे देगा जिसमें आपके पास सरप्लस फंड है, और वो सारे मंथ की लिस्ट दे देगा जिसमें आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैश रहने वाला है। तो फिर उस हिसाब से आप अपने जो फंड्स हैं उनको मैनेज कर सकते हो। जब आपको पता है कि शॉर्टेज होने वाली है तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहोगे कि मुझे पैसा अरेंज करना है। अगर सरप्लस रहने वाला है तो आप पहले से तैयार रहोगे कि मेरे पास जब सरप्लस होगा तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगी। ठीक है, ओके, तो ये तो था कैश बजट के बारे में। एक चीज़ और, जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर कैश बजट को हम प्रिपेयर करते हैं तो इनफ्लोज लिख रहे हैं जैसे, तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने कैश सेल्स लिखी, जो भी इनफ्लो के आइटम हमने डिस्कस किए थे, चाहे वो ऑपरेटिंग वाले हो चाहे वो फाइनेंशियल वाले हो, वो सारे इनफ्लोज हम लिखते हैं। तो हर महीने की आपने कैश सेल्स लिख दी, जैसे जैन की, फैब की, 10,000 20,000 जो भी है। ठीक है, फिर आप क्या है, अकाउंट रिसीवेबल से कितना मिला वो आप लिखोगे। ठीक है, इस तरह से लिखना है। इसी तरह से बाकी जो इनफ्लोज हैं वो लिख दोगे, कोई डिविडेंड रिसीव होना है, कोई इंटरेस्ट मिलना है वो लिख दोगे। देन आप आउटफ्लो देखोगे, आउटफ्लो की आइटम्स जो हमने डिस्कस की थी कि पेबल्स को हम जब देते हैं, वेजेस देते हैं, सैलरीज देते हैं, तो जो भी आइटम्स है वो लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नेट रिजल्ट क्या है, इनफ्लो इतना है, आउटफ्लो इतना है, तो वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, तो आई होप कैश बजट का ये टॉपिक आपको क्लियर है। सबसे पहले हमने देखा कि कैश बजट का मीनिंग क्या होता है। कैश बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को शो करते हैं और उसके थ्रू हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन से महीनों के अंदर या कौन से पीरियड के अंदर बिजनेस के पास कैश फ्लोज ज़्यादा रहेंगे, यानी कैश सरप्लस रहेगा, और कौन से मंथ के अंदर डेफिसिट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कैश बजट के अंदर कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम प्लानिंग होराइजन डिसाइड करते हैं, यानी हमें कितने टाइम तक के लिए प्लान करना है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि कौन से ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल कैश फ्लोज बिजनेस के होने वाले हैं और वो किन फैक्टर से अफेक्ट होते हैं। फिर उन फैक्टर्स को ध्यान में रख के लास्ट में हम कैश बजट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और उसका एनालिसिस करते हैं।
सो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर है. सो आई विल बी मीटिंग टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.